CH-63 मैजिकल बीस्ट्स का हमला। इतनी तेज बारिश और जोरों से गरजती बिजली में कई बैटल मैजिशियंस अयान के साथ खड़े हुए थे, उस खतरे की लाइट की सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे थे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ बारिश की झमाझम आवाज और अयान के फोन के बजने की आवाज आ रही थी। अयान ने फोन देखा तो जंगल में गए हुए हंटर स्क्वाड के कैप्टन का फोन था। उसने फोन उठाया और बोला, ये क्या हो रहा है, तुम अपनी बात पूरी करो। स्क्वाड के कैप्टन ने बोलना शुरू कर दिया और वह बेहद घबराया हुआ था। कमांडर अयान, हम पर मैजिकल बीस्ट ने हमला कर दिया है। हमारे लाइट मैजिशियन की मौत हो गई है, इसलिए हम खतरे की लाइट का सिग्नल नहीं भेज पा रहे हैं। आप जल्दी ही कुछ कीजिए। स्क्वाड कैप्टन की आवाज से साफ समझ आ रहा था कि वो कितना डरा हुआ था। स्क्वाड कैप्टन की बात सुनते ही अयान की पीठ में सिहरन दौड़ गई थी। जिस हाथ में उसने अपना फोन पकड़ा हुआ था वो कांपने लगा था। कमांडर, आज रात अगर हमारा शहर इस खतरनाक हमले से बच जाता है तो हमारी तरफ से बॉस सूर्यान से माफी जरूर मांग लीजिएगा। बाकी हम इन्हें जितनी देर तक रोक सकेंगे रोक कर रखेंगे। स्क्वाड कैप्टन ये सब नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि इतने बड़े हमले से बच पाना उसके लिए नामुमकिन था और उसके पास अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल ही बचे थे। स्क्वाड कैप्टन की बात सुनकर अयान का दिल बैठ गया। जैसे ही वो फोन रखने वाला था, उसे आसपास कई सारे मैजिकल बीस्ट के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी थी और अचानक उसे स्क्वाड कैप्टन की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आवो वो 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 आवो वो 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 आवो वो 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 आ अयान ने फोन रखा और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वैसे तो उसे बारिश बेहद पसंद थी। वो हमेशा बारिश में अपनी परेशानियां भूलने के लिए आता था, लेकिन आज ये बारिश की बूंदें उसके दिल को चीर रही थीं। उसका खास दोस्त स्क्वाड कैप्टन, जिससे वो बात कर रहा था, वो अब शहीद हो चुका था। उसकी जान मैजिकल बीस्ट के हमले में चली गई थी, क्योंकि उसने बाकी लोगों को सतर्क करने के लिए फोन का इस्तेमाल किया था और मैजिकल बीस्ट फोन के सिग्नल को आसानी से पकड़ लेते थे। ऐसे में उसके जिंदा रहने की कोई संभावना ही नहीं थी। जाओ और जल्द से जल्द ब्लड अलर्ट जारी करो। अयान की आंखों में अब दुख नहीं था, उसकी आंखों में एक सैनिक का जुनून था, कर्तव्य की भावना थी। वो अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया था, लेकिन अब वो अपने पूरे शहर को बचाना चाहता था। ब्लड अलर्ट, कहीं आप हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं कमांडर? अयान के बगल में खड़े एक बैटल मैजिशियन ने शॉक होकर पूछा। अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान आने वाली इस त्रासदी का संकेत इस भयानक बारिश से दे रहे थे। वहां खड़े सारे बैटल मैजिशियन को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। ब्लू अलर्ट नहीं, ब्लड अलर्ट। ब्लड अलर्ट सुनते ही मानो उनके दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। ब्लड अलर्ट जादू की दुनिया की सबसे बड़ी आपदा माने जाते थे। कई लोगों को तो अपनी पूरी जिंदगी में भी इसका सामना नहीं करना पड़ता था, और जो लोग ब्लड अलर्ट का एक बार सामना कर लेते थे, वो पूरी जिंदगी भर इसके डर से बाहर नहीं आ पाते थे। इस डर का साया उनकी आखिरी सांस तक उनका पीछा नहीं छोड़ता था। तुम लोग यहाँ खड़े होकर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ जल्दी और जो कहा है वो करो, अयान ने गुस्से में झल्लाकर कहा। अलर्ट जारी करने में अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। आवो वो 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 आवो वो 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 अचानक पहाड़ के पीछे से कई सारे मैजिकल बीस्ट के दहाड़ने की आवाज आई, जिसने लोगों को दहला कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ पर बार बार बिजली गिर रही थी, जिसके कारण पहाड़ भी कांपने लगा था। इसका असर स्टेशन पर भी हुआ। वहां रखा पत्थर का बैरियर भी इससे कांपने लगा था। अचानक से तेज बारिश में कुछ चलता हुआ दिखा। वो सीधा एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर खड़ा हुआ था। देखने में तो वो किसी वोल्फ की तरह ही लग रहा था, लेकिन वो दो पैरों पर खड़ा था और साथ ही साथ उसकी 3 आंखें थीं, जिनसे डरावनी लाल रोशनी निकल रही थी। वो मैजिकल बीस्ट दूर से ही स्टेशन के नाके को देख रहा था। 3 आंखों वाला वोल्फ, जवान बैटल मैजिशियन ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उस 3 आंख वाले वोल्फ के आसपास कई सारी परछाइयां आकर खड़ी हो गईं, जैसे कि वो उनका लीडर था। ये परछाइयां बढ़ती ही जा रही थीं और साथ ही साथ अंधेरे में लाल रोशनी वाली आंखें भी दिखाई दे रही थी। इतने मैजिकल बीस्ट को एक साथ देखकर वहां खड़े लोग सन्न रह गए थे। ये क्या है? इतने सारे मैजिकल बीस्ट पहाड़ी पर एक साथ, कई सारे मैजिकल वोल्फ थे और एक साथ आसमान की तरफ देखते हुए दहाड़ रहे थे। पूरा पहाड़ उनकी आवाज से गूंज उठा था। आवो वो 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 आवो वो 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 ये तो अपने बाकी साथियों को बुला रहे हैं, एक बैटल मैजिशियन ने कहा, जिसे मैजिकल बीस्ट की भाषा आती थी। उसके चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था। उस पहाड़ पर पहले से लगभग 301 आंख वाले वोल्फस मौजूद थे और वो साथ मिलकर अपने बाकी साथियों को आवाज दे रहे थे। आखिर वो और कितने मैजिकल बीस्ट को बुलाना चाहते थे? ये देखकर नाके के बैटल मैजिशियन समझ गए थे कि उनके कमांडर अयान ने उन्हें ब्लड अलर्ट जारी करने को क्यों कहा था।
एक साथ सारे मैजिकल बीस्ट उन पर अटैक कर रहे थे, उनके शहर पर अटैक कर रहे थे। ये किसी आपदा से कम नहीं था। पहले तो अचानक इतनी तेज बारिश होने लगी थी और अब एक साथ इतने सारे मैजिकल बीस्ट उन पर हमला करने वाले थे। ये शहर कई सालों से मैजिक वोल्फस का सामना करता आया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो ये मैजिक वोल्फस शक्तिशाली हो गए थे। इसलिए ये हाई लेवल के मैजिक वोल्फस के साथ मिलकर शहर पर हमला कर रहे थे। पहाड़ पर सिर्फ मैजिक वोल्फस ही दिख रहे थे। वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह भाग रहे थे और दहाड़ रहे थे। बारिश में उनकी लाल आंखें चमक रही थी और उनमें इंसानों के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। उनकी दहाड़ों से स्टेशन कांप उठा था। आज जितने भी बैटल मैजिशियन ने ये दृश्य देखा था, वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इसे भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आधे से ज्यादा बैटल मैजिशियन की जिंदगी का आखिरी दिन था। अंडरग्राउंड संजीवनी झील में बैठा हुआ एक लड़का एक पुरानी सी शर्ट पहने दिल लगाकर अपना मैजिक कल्टीवेशन कर रहा था। कभी वो एक्साइटेड हो जाता तो कभी उसकी भवें चढ़ जाती थी। चाहे पढ़ाई हो या फिर मैजिक कल्टीवेशन, आरव समझ चुका था कि दोनों में काफी वक्त और मेहनत लगती है। आरव एक महान मैजिशियन बनने के लिए ये वक्त देने और मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे इसमें कोई हर्ज नहीं था। मुझे नहीं पता कि कितने दिन बीत हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं इंटरमीडिएट रैंक के करीब पहुंच गया हूं, आरव ने एक्साइटेड होकर सोचा। वो इतने दिनों से मेडिटेशन कर रहा था ताकि इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच सके। प्राइमरी रैंक से इंटरमीडिएट रैंक तक जाने के लिए एक मैजिशियन को अपनी स्टारडस्ट को एक नेबुला में बदलना पड़ता था। यही प्राइमरी रैंक और इंटरमीडिएट रैंक में सबसे बड़ा अंतर था। जैसे ही आरव को अंडरग्राउंड संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका मिला, वो पागलों की तरह कल्टीवेशन करने लगा था। पहले ही उसकी मैजिक कल्टीवेशन की रफ्तार बहुत तेज थी। वो बाकी सबसे दुगना मेडिटेशन कर पाता था और अंडरग्राउंड संजीवनी झील की शक्ति मिलने के बाद तो वो लगातार 24 घंटे मेडिटेशन कर रहा था। आखिर मेडिटेशन से स्टारडस्ट में कई बदलाव आते थे और पिछले कुछ दिनों में वो इन बदलावों को महसूस भी कर रहा था। पहले तो उसे हाई रैंक मैजिक नेबुला के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन उसकी स्टारडस्ट में बदलाव आने के बाद उसे लगने लगा था कि वो दिन ब दिन इंटरमीडिएट रैंक के करीब आता जा रहा था। उसकी स्टॉस की चमक बढ़ती जा रही थी। वैसे तो उसकी स्टारडस्ट बहुत शांत थी और उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके ऊपर कोई परत ढकी हुई थी और उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। लेकिन अंडरग्राउंड संजीवनी झील में कुछ दिन के मेडिटेशन के बाद उसकी इस स्टारडस्ट में हलचल होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था मानो उस परत को वो तोड़कर बाहर आना चाहता था, चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाना चाहता था। स्टारडस्ट में ऐसी तेज रोशनी निकालने का मतलब था कि वो उस परत से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और जब ये रोशनी निकलना बंद हो जाती थी तो इसका मतलब था कि वो खुद को रिचार्ज कर रहे थे। आरव ने सबसे पहले अपना समनिंग एलिमेंट अवेकेन किया था और संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी समनिंग स्टारडस्ट इस परत को तोड़कर बाहर निकलने ही वाली है। और उसके समनिंग स्टॉर्स में भी कुछ बदलाव आए थे। अभी भी मैं इंटरमीडिएट रैंक तक नहीं पहुंचा हूं। ये काफी नहीं है। मुझे और मेडिटेशन करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी स्टारडस्ट को बड़ा कर सकूं और उसे एक नेबुला में बदल सकूं। आरव ने मेडिटेशन से 2 मिनट का ब्रेक लिया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कई सारे विचार चल रहे थे। अचानक उसके आसपास एक अजीब सा कंपन हुआ, मानो सब कुछ हिलने लगा हो। आरव फिर से अपना मेडिटेशन शुरू करने ही वाला था कि उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि उसके चारों तरफ की दीवारें हिल रही थीं। क्या यहाँ भूकंप आ रहा है? उसने मन ही मन सोचा। आरव खड़ा हुआ और उस बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जहां से वो अंडरग्राउंड संजीवनी झील के अंदर आया था। वो सुनना चाहता था कि कहीं बाहर तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही वो दरवाजे पर अपना कान लगाने ही वाला था, वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। 1 हफ्ता इतनी जल्दी बीत गया, मतलब वक्त कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। आरव हैरान खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खुला, आरव ने देखा कि एक व्हाइट यूनिफॉर्म में एक लड़की सीक्रेट लिफ्ट से अंदर आ रही थी और पूरा अंडरग्राउंड होल खून से सना हुआ था। गार्ड्स चारों तरफ पड़े हुए थे। किसी का पैर कहीं पड़ा था तो किसी का सिर, चारों तरफ खून ही खून था। इसे देखकर आरव का दिल दहल गया। लाशें, चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सारे गार्ड्स ऐसे पड़े हुए हैं और इनको इतनी बुरी तरह किसने मारा? आरव ने मन ही मन सोचा। कैप्टन अंश, उस यूनिफॉर्म वाली औरत ने चिल्लाया। जैसे ही उसने इतना चिल्लाया, आरव ने पास ही एक आदमी को हिलते हुए देखा। ये वही इंटरमीडिएट कैप्टन था जो उसे यहाँ आते वक्त मिला था। कैप्टन हॉल के एक कोने में टूटे हुए पिलर के नीचे पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने आलू की बोरी की तरह उठाकर हॉल के दूसरे कोने में फेंक दिया था। जिस पिलर से वो टकराया था, वो पिलर 2 हिस्सों में टूट गया था। किस्मत से कैप्टन ने खुद को वोटर बैरियर से बचा लिया था,
नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। यहाँ चल क्या रहा है? आरव ने सोचा। एक ताकतवर इंटरमीडिएट मैजिशियन की ये हालत देखकर आरव बुरी तरह डर गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक इतने ताकतवर इंटरमीडिएट मैजिशियन को कोई कैसे हरा सकता है। आरव उस दरवाजे के बाहर आया ताकि हॉल के दूसरी तरफ भी देख सके। तभी अचानक उसकी नजर एक मैजिकल बीस्ट पर गई जो लगभग एक मिनी बस जितना बड़ा था। उस मैजिकल बीस्ट की गर्दन और सिर में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसका बड़ा शरीर बिल्कुल एक चूहे की तरह था। ये ऐप रैट से अलग था और उसके पूरे शरीर पर डरावने खून के निशान बने हुए थे। इन खून के निशानों के कारण वो देखने में और भी ज्यादा खूंखार लग रहा था। आरव को हंटर स्क्वाड ज्वाइन किए 1 साल हो गया था, लेकिन उसने आज तक ऐसा कोई ऐप रैट यानी कि आदमखोर चूहा नहीं देखा था जिसके शरीर पर खून के कई निशान बने हुए थे। वो इतना खतरनाक था कि आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बर्फ की ठंडी गुफा में धकेल दिया हो। ये तो एक खूनी आदमखोर चूहा है। आरव ने अपनी सारी मैजिकल बीस्ट की क्लासेस को अपने दिमाग में याद किया और आखिर उसे इस मैजिकल बीस्ट का नाम याद आ ही गया। किताबों में तो ये खूनी आदमखोर चूहा किसी कार्टून की तरह दिखता था, लेकिन असलियत में ये बेहद डरावना था। ये खूनी आदमखोर चूहा अंडरग्राउंड हॉल में क्या कर रहा है? क्या इसने ही इन सारे गार्ड्स को मारा है? आरव के मन में कई सवाल उठ रहे थे। शायद इस खूनी आदमखोर चूहे को संजीवनी झील की खुशबू पहुंच गई थी और अब उसकी नजर आरव और उस यूनिफॉर्म पहनी औरत पर थी। उसके नुकीले पंजे हॉल की ईंटों में गड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को रिचार्ज कर रहा था। जल्दी संजीवनी झील का दरवाजा बंद करो, पत्थरों से घिरे हुए इंटरमीडिएट कैप्टन ने उस यूनिफॉर्म वाली औरत से कहा। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कियारा थी, जिसने कुछ दिन पहले सुरंग का पानी एक स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाया था। उसे जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। कियारा ने कैप्टन की आवाज सुनते ही दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी आरव ने उस खूनी आदमखोर चूहे का पंजा अपनी तरफ आते हुए देखा और वो तुरंत वहां से पीछे हट गया। दरवाजा बंद होते ही एक जोर की आवाज आई। वो खूनी आदमखोर चूहा दरवाजे से टकराकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये खूनी आदमखोर चूहा इतना तेज कैसे हो सकता है? दरवाजा बंद होने से पहले ये लगभग 30 मीटर दूर था और पलक झपकते ही ये इतने पास आ गया। आज अगर दरवाजा बंद नहीं होता तो न जाने ये मेरा क्या हाल करता, आरव ने मन ही मन सोचा। कियारा के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। वो इतनी डर गई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस आरव को ही देख रही थी। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? आरव ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने 2 मिनट पहले जो देखा था उससे वो बेहद डरा हुआ था। अगर दरवाजा लगाने में एक पल की भी देरी होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। ये खूनी आदमखोर चूहा उस एक आंख वाले मैजिक वोल्फ से भी कहीं ज्यादा डरावना था, जो एक हाई लेवल का मैजिक वोल्फ बनने वाला था। इसके सामने किसी प्राइमरी मैजिशियन का टिकना तो नामुमकिन था। अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी मेरे साथ आओ। कियारा ने आरव को जल्दी से अपने साथ आने का इशारा किया। पूरे शहर में मैजिकल बीस्ट घूम रहे थे और सुरंगों में भी मैजिकल बीस्ट ही भरे हुए थे, जो सीधा अंडरग्राउंड संजीवनी झील की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यह हमला बहुत सोच समझकर प्लान किया था। शहर के सारे मैजिशियंस शहर के लोगों को बचाने में लगे हुए थे और इस वक्त अंडरग्राउंड संजीवनी झील की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए जो भी करना था आरव और कियारा को ही मिलकर करना था। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे तो ये किसी जेल की तरह लग रहा है, आरव ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा। कियारा पसीने से लथपथ भागते हुए आरव से बोली, बस तुम मेरे पीछे चलो। कियारा के पास अभी आरव को सब कुछ समझाने का वक्त नहीं था। वो आगे बढ़ी और वेदी के पास पहुंच गई। वेदी के पास पहुंचने के बाद उसने पत्थर की पहली परत के नीचे अपना हाथ डाला। उसके नीचे एक छुपा हुआ बटन था जिसे उसने दबा दिया। इसे दबाते ही पानी की आवाज सुनाई दी। बटन दबाने से अंडरग्राउंड संजीवनी झील का सारा पानी वेदी से निकलकर एक छोटे से छेद में जाने लगा। कुछ सेकंड बाद संजीवनी झील का पूरा पानी गायब हो गया और पत्थर की वेदी के नीचे एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। कियारा अब वेदी के ऊपर गई और जिस चटाई पर आरव बैठा हुआ था उसे उखाड़ फेंका। चटाई के नीचे एक लकड़ी की तख्ती लगी हुई थी जिसे खोला जा सकता था। कियारा ने उसे खोला तो उसमें एक नीले रंग की बोतल रखी हुई थी और उस नीले रंग की बोतल में संजीवनी झील का सारा पानी था। आरव ये देखकर चौंक गया था। संजीवनी झील का इतना सारा पानी एक सोडा कैन जितनी बोतल में समा गया था। कियारा ने उस सोडा कैन जैसी दिखने वाली बोतल को अच्छे से रखा और फिर उस लड़के की तरफ मुड़ी जिसके बारे में उसे सिर्फ इतना पता था कि उसने सीड को मैजिक फाइट में हराया था। अंडरग्राउंड संजीवनी झील को इमरजेंसी में बचाने का यही प्लान है। यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। वो रास्ता हमें स्टारलाइट मैजिक स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी तक ले जाएगा।
कियारा ने आरव से कहा। मैम, आप मुझे पहले ये यही बता सकती कि आखिर हुआ क्या है? आरव ने परेशान होकर पूछा। बाहर पहुंचते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हमें पहले यहां से निकलना होगा। उन्हें सिर्फ संजीवनी झील से ही मतलब है और हम ये उनके हाथ नहीं लगने दे सकते, कियारा ने कहा। कियारा की बात सुनकर आरव और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। कियारा पत्थर की दीवार से सटकर चल रही थी। कुछ आगे चलकर उसने पत्थर के एक हिस्से में एक पासवर्ड डाला। आरव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां ऐसा कुछ भी था। आरव ये सब देखकर चौंक गया था। वो इतने दिनों से अपने मैजिक कल्टीवेशन में इतना लीन था कि उसने वहां और कुछ भी नहीं देखा था। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।